नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम क्वेश्चन एंड आंसरिंग करेंगे और उसके अलावा थोड़ी सी मैं अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में आपसे बातें करूँगा, ताकि आप किसी भी कंट्री में जाओ, ज़रूरी नहीं है कि स्लोवाकिया में ही, आप किसी भी कंट्री में जाओ तो आप अच्छे से सर्वाइव कर सको, ताकि आपको पहले ही पता हो कि वहाँ जाकर मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी किसी कंट्री में होता है। ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दें जिसने भी शेंजन या किसी भी कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेनी हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो। किसी भी तरह की अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो सकती है, इसलिए मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन जो है इटली की ओर से है। भाई ने मेरे को मैसेज किया है कि भाई क्या हम जो हमारी साइलम होती है या अजील होती है, क्या उस बिहेव पर या हमें जब टीआरसी कार्ड मिल जाएगा, जब हमने असाइलम हमारी एक्सेप्ट हो जाती है उसके बाद हमें टीआरसी कार्ड मिल जाता है, तो क्या हम अपनी फैमिली को इटली में बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते हैं। तो भाई मैं आपको ना क्लियर कट आउट करता हूँ। जो असाइलम होती है भाई उसका मतलब यही होता है कि मुझे आपकी कंट्री में एक तो काम चाहिए, दूसरा मैं अपनी कंट्री को छोड़कर आपके पास आया हूँ, मेरी कंट्री में मुझे खतरा है। कहने का मतलब ही मुझे वहाँ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, कुछ ऐसा हो गया है कि मुझे मतलब कि वहाँ से अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है उस कंट्री में, तब मैं आपकी कंट्री में आया हूँ और मैंने आपकी कंट्री की शरण ली है। ठीक है। ये मतलब होता है असाइलम का। अगर आप असाइलम के बेस पर पेपर्स लेते हो तो भाई माइंड में ना थोड़ा सा निकाल दो उस चीज़ को कि मैं फैमिली बुला लूँगा। फैमिली आप ऐसे नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते? क्योंकि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे भी ऐड करने होंगे, या आपको कुछ ऐसा मतलब कि वकील के साथ में बातचीत करना भी पड़ेगा कि भाई मैं कैसे बुलाऊं, तो वो भी आपको यही बोलेगा कि आप ऐसे फैमिली को टीआरसी बेस्ड पर तो भाई कभी भी नहीं बुला सकते। ये तो माइंड में निकाल दो, क्योंकि जो आपको टीआरसी मिलेगी वो असाइलम बेस्ड टीआरसी कार्ड मिलेगी। कहने का मतलब ये है टीआरसी कार्ड पर नहीं लिखा होगा कि आपने असाइलम के जरिए ली है, लेकिन जो आपकी डॉक्यूमेंट्री होगी ना, जो ऑनलाइन जो भी आपका प्रोसेस चलेगा इमिग्रेशन में, उसमें साफ साफ लिखा होगा कि इसको टीआरसी कार्ड ऐसे ऐसे इशू हुआ है। ठीक है। तो फैमिली हम टीआरसी कार्ड पर नहीं बुला सकते। अगर बुला सकते भी हो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे लगेंगे, वकील आपको रेडी करके देगा कि वहाँ पर उस आदमी को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपको प्रूफ बहुत बिगेस्ट लेवल पर करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जो जिस आदमी को मैं बुला रहा हूँ इसको भी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर खतरा है। हम ऐसे नहीं बुला सकते। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेन में आपका टीआरसी कार्ड बन जाता है 15 मिनट के बाद में, जब आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देते हो वहाँ पर, तो उस टीआरसी कार्ड पर अब आप वहाँ पर फैमिली बुला सकते हो। वो होता है एक लीगल वे। ठीक है। लेकिन अगर हम सोचे इटली में, तो इटली में ऐसा कोई वे नहीं है कि आप अपनी फैमिली को बुला सको। ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिमिलर सा क्वेश्चन है, इटली की ओर से ही है। भाई ने पूछा है कि भाई इटली में जब हम असाइलम लेते हैं तो एडवोकेट कितना चार्ज करते हैं। तो भाई मैं आपको ना कोई फाइनल नहीं बता सकता कि इतनी अमाउंट ही लेते हैं, क्योंकि पता क्या चलता है, आपको भी पता है इटली में भी बहुत ज़्यादा स्कैम भी होता है, फ्रॉड भी होता है, और जितने भी एडवोकेट होते हैं भाई वो अपने हिसाब से अमाउंट चार्ज करते हैं। कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। अब डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर। अगर आपका केस इतना ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट नहीं है तो भाई वो 400 यूरो भी ले सकते हैं, वो 500 यूरो भी ले सकते हैं। आप ऐसे लगा लो 500 यूरो से स्टार्ट रेट उनका हो जाता है। अब एंड जो है वो मेरे को भी नहीं पता, वो 1200 पर कर दें, वो 1500 यूरो पर कर दें, वो 2000 यूरो पर कर दें। भाई वो डिपेंड करता है केस बाय केस, कैसे मतलब कि वो चार्जेस लेंगे, कैसे वो आपको हैंडल करेंगे, वो डिपेंड करता है उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, उनकी अमाउंट के ऊपर भी वो एडवोकेट कितना अच्छे से काम करता है और कितना नहीं। ठीक है। तो अमाउंट जो है 500 यूरो से स्टार्ट होती है। अब उसका एंड क्या है भाई वो मैं आपको ऐसे क्लियर कट आउट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी वहाँ पर एडवोकेट्स हैं 500 यूरो के आसपास में ही लेते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने मैसेज किया है स्लोवाकिया को लेकर। भाई ने पूछा है कि मैं मेडिकल में अनफिट हूँ तो क्या मुझे वीज़ा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो भाई मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, जितना भी स्लोवाकिया में वर्क परमिट लगता था या लग रहा है भाई वो उसमें मेडिकल की नीड नहीं होती।
बहुत से लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई मेरा मेडिकल हो गया, एजेंट ने मेरे को बोला था मैंने मेडिकल करवा दिया है। तो कौन कौन सा मेडिकल होता है, एक बात तो नॉर्मल बताता हूँ। जब भी हमने किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना था, अगर उन्होंने मेडिकल मांगा है ना आपसे, पहला तो होगा आपका चेस्ट का एक्सरे का, ठीक है। दूसरा आपसे ब्लड लेकर जितने भी सीवीसी जो भी जितने भी टेस्ट होते हैं वो होते हैं। तीसरा एक टेस्ट होता है टीबी का, ठीक है। ये 2-4 मतलब कि ऐसे ही होते हैं, एक टीबी लगा लो, एक आपका चेस्ट का एक्सरे हो गया, और तीसरा अपना वो सीबीसी बोलते हैं शायद उसको, जिसमें से हमारे सेल वगैरह बॉडी सेल कितना ब्लड है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, सीबीसी शायद उसको बोलते हैं। तो भाई वो एक टेस्ट लगता है। ये 3-4 टेस्ट होते हैं, और ये टेस्ट स्लोवाकिया में तो अभी फिलहाल नहीं लग रहे, कोई मेडिकल का कुछ नहीं लग रहा स्लोवाकिया में, ठीक है। और जिन कंट्री में लगते हैं तो भाई यही टेस्ट होते हैं और कोई टेस्ट नहीं होता। अगर आपने स्लोवाकिया के लिए अप्लाई किया है तो नो नीड, कोई ऐसा मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं लगता, क्योंकि वहाँ की अभी फ़िलहाल उन्होंने पीसीसी मैंडेटरी की थी, लेकिन अभी ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपसे मेडिकल भी वो मांगे। इन फ्यूचर हो सकता है कि मेडिकल रिक्वायर्ड कर दें, लेकिन आज के टाइम में कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लोवाकिया को लेकर ही है। भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई स्लोवाकिया के वर्क परमिट के लिए बैंक स्टेटमेंट क्या ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो क्या क्लोजिंग काउंट चाहिए। मेरे को पहले तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया भाई, क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, और ऊपर से भाई ने पूछा है कि क्या रेगुलर स्टेटमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो मैं भाई आपको एक बात क्लियर कट आउट करता हूँ, जो बैंक स्टेटमेंट है भाई फ़िलहाल तो नहीं लगती, क्योंकि आप जिस वीज़े पर जाते हो वो होता है अनस्किल्ड वर्क वीज़ा। कहने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, भी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप एज अ लेबर जा रहे हो वहाँ पर, और जो लेबर होती है भाई उसकी बैंक स्टेटमेंट या कह लो फाइनेंशियल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती कि उसको नीड हो कि हाँ अभी एम्बेसी को दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास इतना बैलेंस है, ठीक है। क्योंकि आप अनस्किल्ड हो, आप लेबर में जा रहे हो, और एम्बेसी को भी पता होता है कि जो लेबर में लोग आते हैं भाई उसके पास इतना अच्छा बैलेंस नहीं होता, और वो हमारी ही कंट्री में जाकर काम करेंगे और वहाँ से ही मनी अर्न करेंगे। रही बात बैंक स्टेटमेंट की, अगर कोई एजेंट ज़्यादा ही फोर्स कर रहा है कि बोल रहा है कि नहीं बैंक स्टेटमेंट लगेगी, तो भाई 3 से 4 लाख किसी का बैंक स्टेटमेंट लगती है। 6 मंथ से ज़्यादा पुराना पैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 से 4 लाख रुपया आप एक झटके में डाल दो, चाहे आप ट्रांजैक्शन के जरिए डालो, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप पहले ही अनस्किल्ड वर्कर वीज़े में लगा रहे हो। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पर अप्लाई करोगे, स्लोवाकिया को छोड़ो किसी भी कंट्री का लगा लो, अगर आप इंग्लैंड का लगा लो, आप जर्मन का लगा लो, आप स्पेन का लगा लो, किसी भी कंट्री का लगा लो, कनाडा का भी चाहे लगा लो, अगर आप वर्क परमिट लगाओगे स्किल्ड बेस पर, तब भाई अमाउंट चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। स्किल्ड वर्कर वीजे का मतलब ये होता है कि भाई हमें जो स्किल आती है और उस स्किल के लिए मैं अपने होम कंट्री में जॉब कर रहा हूँ, तो और वो सैलरी मुझे इतनी मिलती है और इस अकाउंट में मेरे में आती है, वो बैंक स्टेटमेंट लगती है स्किल्ड वर्कर वीजे में, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई अगर कोई एजेंट पैसे लेकर हमें अपॉइंटमेंट दिलवाए, क्या वो जेन्युइन होती है कि फेक होती है। तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ना वीडियो वैसे तो डाली हुई है चैनल पर, मैं ये स्क्रीन पर उसका वो लगा दिया स्क्रीनशॉट। आप चैनल में जाकर उस वीडियो को पहले अच्छे से देखना, आपको पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करते हैं कि ये ओरिजिनल है क्या फेक है, ठीक है। और रही बात कि अगर एजेंट को हम पैसे पे कर देते हैं तो वो एजेंट हमें फेक देगा ओरिजिनल देगा, मैं आपको एक बात क्लियर कट आउट कर देता हूँ, फेक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको वो डेट देगा कि तुझे इस डेट पर वहाँ पर जाना है एम्बेसी में। एम्बेसी के 3 ही, ठीक है, दफ्तर है, 3 ही ऑफिस है, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर। अगर तो आपको डॉक्यूमेंट में इन तीनों जगह का, ठीक है, आपको शो हो रहा है एड्रेस, तो आप गूगल कर देख लेना कि जो एड्रेस वो पेपर पर आ रहा है वो ओरिजिनल है, क्या वो मैच हो रहा है गूगल मैप से। तो भाई ठीक है, ओरिजिनल है, आपको जो भी अपॉइंटमेंट दिलवा रहा है आदमी वो फुल एंड फाइनल ओरिजिनल है। अगर इन तीनों स्टेटों में से, अगर इन तीनों सिटियों में से कोई अलग अलग प्लेस का, अलग स्टेट का दिखा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जो बेंगलोर है वो कर्नाटका में है और मुंबई में तो यार सबको पता ही है, दिल्ली का भी सबको पता ही है। इनके अलावा फॉर एग्जांपल केरला में दिखाए, गोवा में दिखाएं, या पंजाब में दिखाएं, हरियाणा में दिखाएं, तो भाई आप समझ लेना कि ये फेक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और फेक है। अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपको कोई ऐसा एम्बेसी का कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बेंगलोर, दिल्ली और तीसरा मुंबई, ये 3 ही हैं BLS के ऑफिस एम्बेसी के वहाँ पर बने हुए। अगर तो इन्हीं के एड्रेस मैच खा जाएंगे गूगल मैप से तो समझ लेना कि ये फुल एंड फाइनल ओरिजिनल है। हाँ भाई मैं आपको क्लियर कट आउट करता हूँ कि बहुत एजेंट ऐसे हैं जो कुछ पैसे चार्ज करते हैं और आपको जो है बुकिंग अपॉइंटमेंट दिलवा देते हैं। वो इस तरह दिलवाते हैं, कईयों ने भाई पहले ही ऑलरेडी बुकिंग की होती है, तो जिसकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम आती है जब हमें
बुकिंग के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए हमें बुकिंग करनी होती है तो भाई शो नहीं होती। मेन रीज़न यही होता है कि बहुत से एजेंट ऐसे करते हैं कि पहले ही बुकिंग की जो डेट होती है भाई वो उठा लेते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई जरा 3 महीने वाला वीज़ा होता है, 3 मंथ वाला जो वीज़ा होता है, अगर उस पर मुझे TRC कार्ड मिल जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या किसी कंट्री और में जाकर TRC को चेंज कर लेना चाहिए? क्या मुझे यहाँ रहकर ट्रैकिंग करनी चाहिए या किसी और कंट्री में जाकर ट्रैकिंग करनी चाहिए कि जिससे मैं और अच्छे पैसे कमा सकूँ? तो भाई मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो स्लोवाकिया की TRC होती है भाई वो किसी और कंट्री में चेंज नहीं होती, ठीक है। स्लोवाकिया की जो TRC होती है भाई वो होती है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड TRC, ठीक है। कहने का मतलब एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कार्ड जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है वो आपको एम्बेसी प्रोवाइड नहीं करती। जैसे स्पेन में, पुर्तगाल में जो आपको TRC मिलती है भाई वो होती है रेजिडेंसी वाली। कहने का मतलब कि आप वहाँ के निवासी हो लेकिन परमानेंटली नहीं हो, टेम्परेरी हो, ठीक है। जो स्पेन एंड पुर्तगाल में TRC कार्ड मिलता है और जो स्लोवाकिया में मिलता है भाई वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड TRC होती है। कहने का मतलब है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस मालिक ने आपको एक वर्क परमिट जो है या परमिट लगा लो आपको इशू करके दे दिया है। जितनी TRC की वैलिड डेट होगी, एक्सपायरी डेट, उस डेट तक आप ये मान लो कि आपको जो परमिट मिला हो। जैसे फॉर एग्जांपल दुबई वालों को पता होगा आईडी के बारे में, ठीक है। दुबई की आईडी होती है ना, उस पर हमारा लिखा होता है भी एक्सपायरी डेट। भाई सिमिलर ही स्लोवाकिया की TRC कार्ड होता है। ये किसी भी कंट्री में जाकर आप चेंज नहीं करवा सकते और उसी TRC कार्ड पर आप जाकर किसी और कंट्री में वर्क नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपके किसी के मन में डाउट ऐसा चल रहा है कि वो TRC कार्ड को मैं स्पेन में या जर्मन में जाकर एक्सचेंज करा लूँगा, तो भाई वो नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ स्पेन और पुर्तगाल की TRC ऐसी है कि आप किसी भी शेंजन कंट्री में चले जाओगे तो वो वहाँ पर जाकर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो डाउट था माइंड में से क्लियर कर लेना, TRC नहीं चेंज होगी। लेकिन हाँ, स्लोवाकिया में आप ट्रैकिंग कर सकते हो। अगर आप स्लोवाकिया में ट्रैकिंग करते हो तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। आप 1500 से लगा के आप ऐसा मान लो 1500 से 2000 के बीच में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, इतनी आपकी सैलरी हो जाती है स्लोवाकिया के ट्रकिंग ड्राइवर की। और अगर हम बात करें कि ट्रकिंग ड्राइविंग की लाइसेंस ईजी बन जाता है कि टफ है, तो भाई ईजी बन जाता है। जिसको ड्राइवरी आती है भाई उसके लिए सब कुछ ईजी होता है। कुछ भी ऐसा लाइफ में नहीं बना कि जो हम नहीं कर सकते। आप उम्मीद पर कायम रहें, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिमिलर क्वेश्चन एक भाई ने स्लोवाकिया की ओर से किया है। भाई ने बोला है कि भाई मैं 1 ईयर वाले वर्क परमिट पर आया हूँ और मुझे TRC कार्ड चाहिए। आप मेरे को, अगर कोई आपको नाउन में है तो भाई मेरे को आदमी बताना है, मुझे जल्दी TRC कार्ड बनवाना है। तो भाई मैं आपको एक बात क्लियर कट आउट कर देता हूँ, जो 3 मंथ वाला वीज़ा होता है ना भाई, जो उसके बाद में TRC कार्ड मिलता है वो 1 ईयर का होता है, ठीक है। और जो 1 ईयर वाला वर्क परमिट होता है भाई वो आप ऐसा मान लो कि आपका वो TRC कार्ड ही है, ठीक है। वो TRC कार्ड ही होता है जो 1 ईयर वाला परमिट आपको लगकर मिलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें 1 ईयर वर्क परमिट वाले की TRC जल्दी बन सकती है, तो नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा माइंड में से निकाल दो। ये काम वहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर किसी ने बनवा कर भी आपको दे दी तो आप खुद फंस जाओगे, क्योंकि आपका जो ऑनलाइन रिकॉर्ड बोलेगा वो यही रिकॉर्ड बोलेगा कि आप जो है 1 ईयर वाले वर्क परमिट पर आए हुए हो। और सबसे बड़ी बात, वो मल्टीपल वीज़ा होता है भाई, आप इंडिया भी जा सकते हो, उसका बेनिफिट ही होगा। जैसे TRC कार्ड वाले जाते हैं ना इंडिया को, तो आप वैसे उस वीज़े पर जा सकते हो। तो जैसे TRC कार्ड वाले इंडिया जाते हैं वैसे आप 1 ईयर वाले वीज़े पर मल्टीपल एंट्री होती है। आपका जब मन हो आप इंडिया उस पर ट्रैवल करके जा सकते हो। मल्टीपल वीज़ा होता है, 365 दिन का होता है, ठीक है। 365 दिन का वो वीज़ा होता है। वो एक तरीके से आप ऐसा समझ लो कि वो आपका TRC कार्ड ही है, ठीक है। अगर कोई आपको भाई बोल रहा है कि मैं आपको TRC कार्ड दिलवा देता हूँ, तो भाई आपको मैं यही बोलूँगा कि एज आ लीगल वे पर रहेंगे तो मच बेटर है, आपके लिए ही बेनिफिट वाली बात होगी। अगर आपने कोई किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी करोगे तो आपके जब पेपर बनने होंगे, जब आपको पासपोर्ट या नेशनलिटी मिलनी होगी, तब जाकर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया है कि क्या भाई एक्सपीरियंस बेस पर जॉब मिल जाती है, क्या लड़कियों को भी जॉब मिल जाती है उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से? अगर हाईली क्वालिफिकेशन की हो तो क्या हमें जॉब मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो
ये लक के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी ग्रेजुएशन है, जहाँ मैंने मास्टर्स की हुई है, जहाँ मैंने बीटेक की हुई है, कोई भी फील्ड लगा लो आप। अगर कोई स्लोवाकिया की कोई मेजर कंपनी, फॉर एग्जांपल मुझे वहाँ पर कंपनी है सैमसंग की, ठीक है, और वो पैनल बनाती है, ठीक है। अगर आपने टेक्नोलॉजी की कोई आपके पास डिग्री है, या कोई आपने कोई डिप्लोमा किया है, तो वो कंट्री आपको अगर ऑफ़र लेटर दे दे जॉब के रिगार्डिंग ऑफ़र लेटर, ठीक है, कि हमें वो आदमी चाहिए, तो हम वहाँ कंट्री से हमें उस आदमी की नीड है, तब जाकर आपको एक्सपीरियंस बेस्ड पर जॉब मिल सकती है। अदरवाइज आप भूल ही जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कोई ऐसी तसल्ली नहीं दूंगा। हाँ, आप अपनी ओर से ट्राई कर सकते हो, आप एक अच्छा सा सीवी बनाओ, यूरो पास वाला सीवी बनाओ, ठीक है। यूरो पास वाला जो सीवी होता है उसके ऊपर क्या होता है कि यूरोप की जो होती है वो साइन मोर लगा लो, अगर आप साइन लगा लो, वो हुए होते हैं जिसको बोलते हैं यूरो पास भी उसको बोल देते हैं, ठीक है। वो सीवी लो, और जितनी कंपनियां स्लोवाकिया की आपके स्किल्ड के बेस पर हैं उन सभी को अपना सीवी सेंड कर दो। अगर किसी कंपनी को नीड होगी तो वो आपको मेल कर देंगे, और आप फिर अपना वीज़ा असेस कराकर उस कंपनी में एक्सपीरियंस बेस पर जॉब पर जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये यार मैं आपको एक बात बोलूँ, ये टाइम ऑफ वेस्टेज होगा, ठीक है, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसे हायर नहीं करती, ठीक है। मेनली ये है क्योंकि मैंने भी जब मैंने आना था, मैंने बहुत ट्राई किया था, मेरे पास यूरो पास था, मैंने खुद ही बनाया था कैसे बनता है। मैं अगर किसी को चाहिए होगा तो मेरे को इस कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं वो भी आपको बता दूंगा कि कैसे अप्लाई होता है और कैसे वो बनता है, ठीक है। चलो उसको बात को छोड़ते हैं, और वो टाइम ऑफ वेस्ट होगा। अगर हम सोचते हैं कि क्वालिफिकेशन के बेस पर, तो भाई ये भी भूल जाओ। जितनी भी शेंजन कंट्री है माइंड में से निकाल दो कि आपने चाहे आपने PhD भी करी हुई है ना, तब भी आप अपने माइंड से निकाल दो कि मुझे जॉब मिल जाएगी। क्योंकि क्या सीन है भाई, ये जितनी भी कंट्री है ना शेंजन की, स्लोवाकिया में स्लोवाक लैंग्वेज बोली जाती है। अगर आपको स्लोवाक लैंग्वेज आती है, उसके बिहाफ पर आपके पास कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा है, तब आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आपने इंग्लिश में की हुई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेजुएशन की हुई है भाई, वो मेरी इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है, तो भाई वो मेरे लिए मैटर नहीं करती। इन भी शेंजन कंट्री हैं जिन पर मतलब कि इंग्लिश नहीं बोली जाती, भाई वो सभी कंट्री इनको ज़ीरो मानते हैं, ठीक है। हम लोगों को ज़ीरो मानते हैं, और ये रियलिटी है। अगर हम यहाँ पर आ भी जाएंगे, हम इन लोगों के हिसाब से हम ज़ीरो ही हैं, क्योंकि हमको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, तो हम काम कैसे करेंगे। जितना भी काम स्लोवाकिया में होता है वो सभी का सभी स्लोवाक लैंग्वेज में होता है, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई का क्वेश्चन है, भाई 3 मंथ वाला वीज़ा लग चुका है और ये कितने दिनों में बुलाते हैं और क्या प्रोसेस है। तो भाई मैं ना आपको ये एक बात बताता हूँ, ये जब बुलाना होता है ना, ये कंपनी के ऊपर होता है, एम्बेसी के ऊपर नहीं होता, ठीक है। जब आपका वीज़ा लग गया, आप तभी उसके दूसरे दिन ही फ्लाई कर सकते हो। कंपनी वाले क्या करते हैं, उनके पास जब काम नहीं होता तो वो स्टे लगा देते हैं कि भाई आप इतना टाइम के लिए रुक जाओ, आप तब आना, ठीक है। क्योंकि जब मैं आया था तो ऐसे ही सीन मेरे साथ हुआ था। जैसे ही मैं फ्लाई करके वहाँ पर पहुँचा तो मेरी कंपनी वालों ने मेरे को बोला कि भाई इतना टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा फ्री बैठना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने मेरे को जो रेजिडेंसी थी वो दे दी थी, मैंने वहाँ पर टाइम अपना निकाला और फिर मेरे को काम उन्होंने दे दिया था। ऐसा नहीं होता कि अगर आपको बुला लिया है, उनके पास काम नहीं है, तो वो आपको जवाब दे देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर वो आपको जवाब देंगे, आप वहाँ कोर्ट केस भी कर सकते हो कि इस कंपनी वाले ने, इस एजेंसी वाले ने मेरे को यहाँ पर बुलाया था और यहाँ पर बुलाकर अब मेरे को बोल रहा है कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे को फ्री में बैठाया हुआ है, ठीक है। ये बहुत बड़े लेवल की बात होगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये बहुत बड़े लेवल की बात, अगर आपने केस करना है तो आप कर भी सकते हो कंपनी के ऊपर, ये राइट भी हमारे पास होता है, ठीक है। और सिमिलर से ये क्वेश्चन और भाई ने किया था। भाई ने बोला कि भाई मेरा वीज़ा तो आ गया है, लेकिन मेरा जो एजेंट है वो मेरे को बोल रहा है कि PCC आपको फिर से करवानी पड़ेगी। तो मेरे को PCC करवाने की ज़रूरत है, क्या मैं ऐसे ही चला जाऊँ। तो मैंने भाई से पूछा कि भाई आपकी जो पुरानी PCC है क्या वो वैलिड है। तो भाई ने बोला हाँ भाई वो वैलिड तो है, लेकिन वो कुछ डेज़ के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल 7 से 10 दिन भाई ने बोला था। तो मैंने बोला आपने फ्लाई कब करना है। तो भाई ने बोला कि मैं परसों चौथ को फ्लाई कर जाऊंगा। तो मैंने बोला भाई अगर तो आपका एजेंट बोलता है कि आप रुक जाओ, पहले PCC से अप्लाई कर लो, तो भाई आप PCC से अप्लाई करके चले जाओ। अगर आपकी कंपनी वालों का वर्क परमिट पर जो डेट लिखी हुई है कि आपकी आ चुकी है, तो भाई आपको चले जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। जो PCC आपको एजेंट ने बोली हुई है भाई, वो उसने इसलिए बोली है कि जब आप चले जाओगे फिर आप अपना जाकर वहाँ पर TRC कार्ड जो है अप्लाई कर लोगे। नहीं तो इंडिया फिर से आपको स्लोवाकिया से इंडिया के लिए TRC अप्लाई करनी पड़ेगी, उसको टाइम लगेगा। उसका कहने का मतलब ये था। तो मैं भी यही बोलूँगा कि अगर वर्क परमिट में आपका टाइम बचा है तो आप TRC के लिए PCC करवा कर ही जाएँ, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई एजेंट मेरे को बोल रहा है कि मेरा जो ऑफर लेटर है वो मेरा आ गया है, लेकिन एजेंट बोल रहा है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस करो, क्या मुझे वो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भाई पहली बात तो मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया,
ट्रैवल इंश्योरेंस का क्या सीन है भाई। ट्रैवल तो एक होती है, इंश्योरेंस होती है ट्रैवल के लिए, ठीक है, एक तो वो है। आप मेरे को क्लियर करो कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस वो वाली बोल रहे हो, क्या ट्रैवल वो बोल रहा है कि पहले अनदर कंट्री में ट्रैवल करके आओ, ठीक है। अगर तो आपके एजेंट ने आपको बोला है कि ट्रैवल की इंश्योरेंस करवाओ तो भाई वो तो करवानी ही पड़ेगी, वो तो नॉर्मल सी बात है। आप कहीं भी शेंजन कंट्री में चले जाओ, जो इंश्योरेंस होती है ट्रैवल के लिए वो साथ में लगती है, ठीक है। या जैसे फॉर एग्जांपल भाई किसी किसी कंट्री में ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेते वो, ठीक है, किसी किसी कंट्री में लगती है। किसी किसी कंट्री में क्या होता है बैंक स्टेटमेंट लग जाती है, और किसी किसी कंट्री में बैंक इंश्योरेंस जो होते हैं, सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस या बोलो ट्रैवल इंश्योरेंस उसको बोलो, वो मैंडेटरी होती है। तो स्लोवाकिया में मैंडेटरी है भाई, वो होगी ही होगी। जब मैं आया था तो भाई 5,000 के आसपास का उसका रेट था, लेकिन अब मेरे को पता नहीं, अब बढ़ भी गया होगा क्योंकि मेरे को आए को भी काफ़ी टाइम हो चुका है। और ट्रैवल इंश्योरेंस तो भाई करवाना ही पड़ेगा। वर्क परमिट आएगा, ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में लगेगी, फिर आप एम्बेसी में जाओगे, पेपर सबमिट करोगे तो उसके बिहाफ पर आपको वीज़ा मिलेगा, लेकिन पीसीसी मैंडेटरी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई मुझे डायरेक्ट कंपनी में जाना है और मैंने एक एजेंट से बात की थी। एजेंट मेरे को बता रहा है कि आपको मैं डायरेक्ट कंपनी में भेजूंगा, लेकिन वो कंपनी का नाम नहीं बता रहा। वो बोल रहा है कि जब वर्क परमिट आएगा तब कंपनी का नाम पता चलेगा। तो भाई क्या ये जेन्युइन है कि फेक है, क्या सीन है? तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, वो जो बोल रहा है उस हिसाब से भाई ऐसा काम होता भी है। क्या करते हैं कुछ एजेंट, काफ़ी कंपनी को क्या करते हैं, हमारा जो बायोडाटा होता है वो भेज देते हैं। जो कंपनी पहले एक्सेप्ट कर लेती है भाई वही कंपनी आपको कहाँ आगे काम दे देती है आपके प्रोफाइल के हिसाब से, ठीक है। तो इस बिहाफ पर उसने आपको बोला होगा कि जब वर्क परमिट आएगा तब कंपनी का पता चलेगा कि कौन सी कंपनी है। अगर आपको फिर भी डाउट होगा तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेना। ओरिजिनल और फेक डॉक्यूमेंट हम कैसे पकड़ सकते हैं कि ये ओरिजिनल है और ये कैसे फेक है, सबका उसके हिसाब से आप वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। उस वीडियो को देखकर जब आपका वर्क परमिट आएगा आप वो वीडियो देखना, जैसे जैसे मैंने स्टेप बताए हुए हैं इसमें वैसे वैसे स्टेप फॉलो करना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्क परमिट ओरिजिनल है कि फेक है। और रही बात कंपनी की, भाई कंपनियां जितनी भी है बढ़िया कंपनी है, कोई ऐसी कंपनी आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। बहुत से लोग मेरे को कमेंट करते हैं भाई ये कंपनी कैसी है, सभी कंपनी भाई अच्छी है। आप मेरे डेली वीडियो देखते हो तो फिर आप अगर आप ये कमेंट करोगे तो ये आपके लिए गलत बात है, क्योंकि मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि कंपनियाँ जितनी भी है भाई अच्छी कंपनी है। कोई ऐसा सीन नहीं है, जो लोग दुबई में या यूएई में जिन लोगों ने काम किया है ना भाई वही ज़्यादा मेरे को मैसेज ये करते हैं। मैं उसको बुरा नहीं बोलूँगा, अच्छी बात है, कमेंट करना चाहिए। लेकिन भाई जैसे आप यूएई में काम करते हो उसके डिफरेंट टोटली ऑपोजिट काम है, वहाँ आपको इतनी हार्डली जॉब नहीं करने को मिलेगी। एग्रीकल्चर और फार्मिंग को छोड़कर आप किसी भी कंपनी में काम करोगे तो आपको इतना हार्ड वर्क करने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़्यादा वहाँ पर काम करती है। मैंने कंपनी में एक में काम किया था भाई, वहाँ पर मशीनें सब कुछ करती थी, हमारा काम होता सिर्फ बॉक्स को ऐसे पैकिंग ही करना, ठीक है। बहुत एडवांस लेवल पर स्लोवाकिया में काम होता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला क्वेश्चन भाई ने किया है। भाई ने पूछा है कि भाई एयरपोर्ट पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। ये जो कमेंट है सभी माइंड में बिठा लेना, इस पर मैं प्रॉपर वीडियो भी लेकर आऊँगा, लेकिन मैं इस पर कमेंट को भी पूरा करता हूँ। भाई एयरपोर्ट पर जब भी आप जाओगे पासपोर्ट तो आपको सभी को पता है चेक तो होगा, लाजमी है। जो स्टिकर है वो स्कैन करके देखेंगे, साथ में वर्क परमिट, ट्रैवल इंश्योरेंस, पीसीसी मैंडेटरी है, ठीक है, वो लगेगी। ये 3-4 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो 101% वो चेक करते ही हैं, ठीक है। और उससे अलावा आपकी जो टिकट होगी, टिकट का भी देखा जाएगा कि टिकट में कितना वेट है और कितना नहीं। अगर आपके पास ज़्यादा वेट होगा तो भाई वो उसी टाइम आपको बोलेंगे इसको निकालो। और सबसे बड़ी बात, एयरलाइन आपको एक क्वेश्चन पर ज़्यादा तंग करती है कि आपने वहाँ करना क्या, क्यों जाना चाहते हो वहाँ पर, जबकि इंडिया में इतना काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं। ये एयरलाइन का क्वेश्चन होता है भाई, ये सभी को पूछते हैं, मेरे को भी पूछा था। आपने यही बोलना है कि मेरा वहाँ फ्रेंड था, उसने मेरे को बताया कि यहाँ पर इतनी मेरे की बढ़िया सैलरी मिलती है और मैंने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने यहाँ पर भी काम किया है, लेकिन मेरा मन था तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। ये मत बोलने लग जाना वहाँ मेरे को इतनी सैलरी मिलेगी मैं आ जाऊँगा, अगर अच्छी सैलरी नहीं होगी तो मैं आगे निकल जाऊँगा। ऐसा कुछ भी एयरलाइन वालों को नहीं बोलना। इमिग्रेशन को तो भूल ही जाओ, इमिग्रेशन ऑफिसर को तो ये बात माइंड में, आपके माइंड उस वक्त तो आप स्किप कर दो कि आपने कहीं जाना है। आपको बस उसमें उस टाइम माइंड में बस यही बात होनी चाहिए कि आपने स्लोवाकिया ही जाना है, ठीक है। बहुत लेंथी वीडियो हो गई है, लेकिन ये 3-4 दिन वीडियो ना आने की वजह से इतनी बड़ी लेंथी वीडियो हो चुकी है। और
पर्सनल एक्सपीरियंस यही बताना चाह रहा था, थोड़ा सा एयरपोर्ट को लेकर, थोड़ा सा वहाँ पर कंट्री को लेकर। एयरपोर्ट का तो मैंने बता दिया कि माइंड में बिठा लो कि आपने स्लोवाकिया ही जाना है, स्लोवाकिया के आगे आपने जो मर्जी करना है वो आपकी मर्जी, लेकिन इमिग्रेशन और एयरलाइन को ये बातें नहीं बोलनी। दूसरे नंबर पर अगर आप वहाँ पर चले जाओगे, जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपने कभी भी टैक्सी चूज़ नहीं करनी, कोशिश करनी है कि वहाँ पर आपको बस मिल जाए तो मच बेटर, क्योंकि बसेस लगी होती है भाई, आपके पैसे ही बचेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर स्लोवाकिया में आपने 100 किलोमीटर जाना होगा तो आपसे कम 150 यूरो के आसपास या 150 से 200 यूरो के आसपास वो अमाउंट चार्ज कर लेंगे, हाईली चार्ज करते हैं वहाँ पर, ठीक है। इससे अच्छा है आप ट्रेन भी पकड़ सकते हो, आप बस भी पकड़ सकते हो। मैं आपको फोर्स करूंगा कि आप बस लो, क्योंकि वहाँ पर बसेस लगी होती है। जैसे आप बाहर निकलोगे आप किसी से पूछ लो भाई मेरे को बस चाहिए, मैंने फलानी जगह जाना है, मेरे को ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। ट्रांसलेट करके आप किसी से पूछ लेना, वो आपको बता देगा कि ये बस यहाँ से यहाँ जाएगी, ये बस यहाँ से यहाँ जाएगी, उसमें आपके पैसे बचेंगे। अगर आपने डायरेक्ट टैक्सी का लिए सोचा कि छोड़ो यार टैक्सी करता हूँ, तो आपकी ज़्यादा पैसे लगेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर सुपरमार्केट में जाओगे, कोशिश यही करनी है कि आपने ट्रांसलेट करके खुद बोलना है उनको भी मेरे को ये चीज़ चाहिए भाई, कहाँ पर पड़ी है। अगर आपको नहीं मिलती, आप जितना ज़्यादा कोशिश करोगे, फोर्स करोगे, और कापी पे निकल लगाना है उस पर ना, जैसे ABC होती है ना, वैसे आपने स्लोवाकिया की ABC टिकट डाउनलोड करके लिख कर वो आपको रिपीट करने स्टार्ट कर देने। जैसे आप नवे जैसे आपको घे को भी 1 वीक ही होगा, तो ऐसे ऐसे आपको लैंग्वेज भी आएगी, ऐसे ऐसे आप लोगों को मिलो, जब मिलते हो तो उनकी लैंग्वेज उनको रिप्लाई दो। जैसे मैं पंजाब के रहना, हम जब भी किसी से मिलते हैं बोलते हैं भाई कैसे हो भाई, क्या हाल चाल है आपका, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, सत श्री अकाल बोल देते हैं। अगर हम जहाँ हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सिटी में गुड मॉर्निंग्स बोल देते हैं। ऐसे आपने स्लोवाक लैंग्वेज में लोगों को बुलाना है, जिससे आपकी लैंग्वेज में इम्प्रूव होगा, आपको लैंग्वेज जल्दी आएगी, ठीक है। और तीसरे नंबर पर अगर आप काम पर जहाँ पर भी जाते हो भाई, कोशिश करनी है कि वहाँ पर फ्रेंड सर्कल जो है स्लोवाक वाले लोगों का बनाना, जो स्लोवाक लैंग्वेज बोलते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप अपने इंडियंस को मत बुलाओ, लेकिन उनके साथ ज़्यादा बातें करोगे तो आपको लैंग्वेज आएगी, ठीक है। और चौथा, क्लोथिंग सेंस अपने आपने ऐसी ही रखनी है कि आपको लग कि उन लोगों के साथ जैसे उनकी क्लोथिंग सेंस होगी, वैसे आप लोगों ने अपनी क्लोथिंग सेंस रखनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आप डिफरेंट काम पर जा रहे हो, डिफरेंट मतलब कि आपने वाइब रखी हुई है, कोई ऐसा सीन मत करना। आपके लिए बेनिफिट होगा, जितना ज़्यादा आप उनके कल्चर को अपनाने का ट्राई करोगे, उतनी जल्दी आप उस कंट्री में ईजिली फिट हो जाओगे, ठीक है। पाँचवा, घूमने जाना है भाई, टैक्सी को अवॉइड करना है। वहाँ पर बहुत अच्छी बसें सर्विस है, ट्रेन चलती है बहुत अच्छी, ठीक है। आपको ही बेनिफिट होगा, आपकी मनी जो है सेव होगी, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा मनी चाहिए तो पार्ट टाइम जॉब करें, और सैटरडे संडे को भी अगर काम मिलता है तो ट्राई करें। जितना आप काम करोगे उतना आपको अच्छी अर्निंग हो जाएगी। और डीमोटिवेट कभी मत होना लाइफ में, ये मत सोचना कि भाई मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाई लाइफ बहुत बड़ी होती है, सब कुछ हो जाता है। मोटिवेट पॉजिटिव वाइब में रहना है, नेगेटिविटी नहीं साथ में लेकर चलना। अगर आपको लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई हर एक चीज़ को टाइम लगता है। मैं भी जब आया था मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था कि भाई ये बोल क्या रही है, चल क्या रहा है, कैसे जाना है काम पर, कैसे नहीं जाना है। इन चीज़ों को माइंड में रखो, लेकिन नेगेटिव वाइब मत क्रिएट करना, पॉजिटिविटी रखना। जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे वैसे वैसे आपको सभी चीज़ें समझ में लग जाएगी। और जब आप ग्रोसरी खरीदने जाओगे तो भाई कम से कम 1 वीक की ग्रोसरी खरीद कर लेकर आनी है। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा खरीद सकता हूँ तो कम से कम पर मंथ की भी आप खरीद कर लेकर आ सकते हो। उससे यही होगा कि एक तो आपका आने जाने का, ठीक है, जितना भी पैसा लगता है वो बचेगा, और कुछ अमाउंट में आप अच्छी सी ग्रोसरी ले आओगे। उसमें क्या होता है, कभी कभार डिस्काउंट वगैरह लगा होता है और आपको बेनिफिट हो जाता है। पाँचवा, आप ज़्यादा कार्ड यूज़ करने की आदत डालना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने पास पैसे ना मत रखो, पैसे रखो, लेकिन कार्ड ज़्यादा स्वाइप करने का ट्राई करना है, ठीक है। क्योंकि जो कंट्री है ज़्यादा कार्ड को, जैसे हमारे यूपीआई चलता है वैसे यहाँ कार्ड चलते हैं, लेकिन आप अपने साथ में पैसे भी रखें। लेकिन पैसे में ये होता है कि अब जब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई चीज़ खरीदी है, वो 1 यूरो 70 पैसे की पड़ रही है, लेकिन 30 पैसे जो है वो क्या करते हैं, कभी कभार जो शॉप वाले होते हैं भाई वो देते ही नहीं है। ऐसे हमारी अमाउंट बहुत चली जाती है। ये आप जो स्लोवाकिया में बैठे ना, ये मेरी वीडियो दे रहे वो देखना, ऐसे होता है। हमारे बहुत से पैसे ऐसे चले जाते हैं, कभी कभार वो हमें छोड़ देते हैं, कभी कभार हम उनको छोड़ देते हैं। तो इससे अच्छा है भाई कार्ड यूज़ करो, आपकी मनी भी सेव होगी, ठीक है। सो ये वीडियो थी क्वेश्चन एंड आंसरिंग की। इससे अलावा कोई और नए क्वेश्चन है तो इस कमेंट सेक्शन में बोल देना। और भाई बहुत अच्छा लगता है आप
बहुत बढ़िया कमेंट करते हो और उनका बिगेस्ट हैंड्स है जो मेरे को बोलते हैं कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है। और एक भाई ने तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि भाई आपको इतनी नॉलेज कहाँ से आती है। तो भाई मैं आपकी एक बात बता देता हूँ, क्योंकि जितनी भी नॉलेज लेकर आता हूँ फुल एंड फाइनल ओरिजिनल होती है, क्योंकि मैंने सर्चिंग की होती है। मैं पहले गूगल पर टाइम वेस्ट करता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसे हवा में तीर नहीं लगाता कि आप भी कल को बोलो कि यार ये आदमी पता नहीं क्या बोल रहा है, अपनी ओर से बोला जा रहा है, ठीक है। और रही बात वीज़े को लेकर, थोड़ा डिले चल रहा है, उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा, क्यों डिले चल रहा है और कब ये डिले वाला सिस्टम ख़त्म होगा, सभी बातें उस पर भी लेकर आऊँगा। अब दो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।